इंट्रोडक्शन टू कार्बोहाइड्रेट एंड मोनोसेक्राइड्स। बायोमोलिक्यूल चैप्टर का ये लेसन 8 है, जिसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट को और मोनोसेक्राइड को डिस्कस करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। मैं डॉक्टर आलोक कुमार सिंह, आपका एजुकेटर अनअकैडमी पे। आई हैव मोर देन 15 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस टू द मेडिकल एस्पिरेंट्स। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मेडिकल कॉलेजेस में अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं मोनोसेक्राइड्स को। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि उसका इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है। तो मोनोसेक्राइड का इंपेरिकल फार्मूला यहां पे आपको दिख रहा है CnH2nOn। तो n में भी अ नंबर, n एक नंबर होगा और वो नंबर कितना होगा मिनिमम, उसको हम लोग बात करेंगे। इसका दूसरा इंपेरिकल फार्मूला इस तरह से भी लिखा जाता है CnH2O के होल n। ठीक है। डिफिनीशन कार्बोहाइड्रेट की ये कहती है a class of organic compound, carbohydrate is a class of organic compound that are polyhydroxyaldehyde or ketone, जो या तो जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होगा, यानी कि इसके पास आइदर एल्डिहाइड हो या कीटोन हो और साथ में पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप हो, तभी हम उसको जो है कार्बोहाइड्रेट या मोनोसेक्राइड जो भी है वो कहेंगे। देखिए यहां पे कार्बोहाइड्रेट 3 पार्ट में डिवाइड है, मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड के बीच का डिफरेंस को पहले हम लोग देखेंगे, तब हम इसके केमिकल नेचर के बारे में बात करेंगे। मोनोसेक्राइड इज अ सिंपल शुगर। मोनोसेक्राइड एक सिंपल शुगर है, जबकि पॉलीसेक्राइड एक कॉम्प्लेक्स शुगर है। मोनोसेक्राइड एक मोनोमर यूनिट होता है, जबकि पॉलीसेक्राइड एक पॉलीमराइज यूनिट होता है। मोनोसेक्राइड का जो इंपेरिकल फार्मूला है वो CnH2nOn। जैसे कि हम लोग शुगर के बारे में अगर बात करें, हम लोग अगर ग्लूकोज के बारे में बात करें तो C6H12O6 इज द मोनोमर यूनिट। इसको मोनोमर यूनिट कहते हैं। वहीं जब ये पॉलीमराइज होता है तो पॉलीमराइज होने पे एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। जब 2 यूनिट पॉलीमराइज होंगे तो एक वाटर, जब तीसरी आएगी तो फिर एक वाटर। तो यहां पे क्या होगा, CnH2n-2ON-1। और इसकी बहुत सारी यूनिट हो सकती हैं। ठीक है, बहुत सारी यूनिट हो सकती हैं, तो इसको पूरे के बाहर हमने m लगा दिया। अब वो 50 मोनोमर यूनिट होगी तो 50 की चेन बनाएगी, 10 होंगी तो 10 की चेन बनाएगी। n के नंबर भी डिफरेंट हो सकते हैं, n के नंबर 5 या 6 हो सकते हैं। तो या तो ग्लूकोज की यूनिट होगी या फिर किसी पेंटोज की यूनिट हो सकती है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि मोनोसेक्राइड स्वीट इन टेस्ट। मोनोसेक्राइड टेस्ट में स्वीट होता है, जबकि पॉलीसेक्राइड टेस्टलेस होता है। पॉलीसेक्राइड जैसे आप स्टार्च या रोटी खाते हो तो दैट इज अ पॉलीसेक्राइड until unless it is not cleaved to the monosaccharide। जब ये मोनोसेक्राइड में क्लीव होता है, क्योंकि हमारे जो सलाइवा है उसमें टाइलिन है और टाइलिन उसको मोनोसेक्राइड में तोड़ती है, तभी आपको मीठा स्वाद आता है। तो मोनोसेक्राइड गिव द स्वीट टेस्ट while the polysaccharide is the tasteless। मोनोसेक्राइड इज द क्रिस्टलाइन। मोनोसेक्राइड क्रिस्टलाइन होता है। ग्लूकोज आपने देखा है क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखते हैं, लेकिन पॉलीसेक्राइड एमार्फस होता है। पॉलीसेक्राइड एमार्फस होता है। मोनोसेक्राइड सॉल्युबल है। ग्लूकोज आपने एक चम्मच निकाला, पानी में डाला, सॉल्युबल हो गई, लेकिन पॉलीसेक्राइड इनसॉल्युबल होता है। ये बेसिक डिफरेंस है कार्बोहाइड्रेट में। ऑलिगोसेक्राइड को हम लोग देख लेंगे। ऑलिगोसेक्राइड क्या होती हैं? ये छोटी यूनिट होती हैं, छोटे पॉलीमर्स होते हैं, तो इनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलिगोसेक्राइड में डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड को डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा यूनिट के नहीं होते हैं, 6, 10, 11, 12 ऐसे कुछ आते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, मोनोसेक्राइड को डिस्कस करते हैं। और हम लोगों ने बात की CnH2nOn के बारे में, और ये n का मिनिमम नंबर कितना हो सकता है उसको हम लोग यहां पे डिस्कस करना चाहते हैं कि n का मिनिमम नंबर कितना होगा। n का मिनिमम नंबर एज पर द डिफिनीशन ये कहती है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए। पॉलीहाइड्रोक्सी तो देखिए एल्डिहाइड तो हमने डाल दिया, पॉलीहाइड्रोक्सी तभी होगा जब एक से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा। तो एक से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप यहां पे डाल दिया, 2 डाल दिए, हो गए एक से अधिक, तो मिनिमम 3 कार्बन तो रहेगा ही रहेगा। मोनोसेक्राइड में मिनिमम 3 कार्बन होगा। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड एक कार्बोहाइड्रेट है जिसके पास 3 कार्बन प्रेजेंट है।
C3H6O3, ठीक है। और जब इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा तब इट इज कॉल्ड एल्डोज, तब इसको एल्डोज कहते हैं। दूसरा, इसके पास अगर कीटोस ग्रुप हो तो यहां पे कीटोस ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, DHA। इट इज ऑल्सो C3H6O6, ये भी C3H6 और O6 है, इसको हम लोग कीटोस कहते हैं। ओके, हेंस एज पर द डिफिनीशन कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट्स फ्रॉम द 3 नंबर ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट 3 नंबर ऑफ कार्बन से स्टार्ट होता है। इन नेचर कार्बोहाइड्रेट एग्जिस्ट विथ कार्बन नंबर 3 to 7, और यहां पे जो नेचर में कार्बोहाइड्रेट मिलता है उसके पास मिनिमम 3 कार्बन और मैक्सिमम 7 कार्बन मिलता है। तो एज पर डिफिनीशन मिनिमम 3 कार्बन तो चाहिए किसी को कार्बोहाइड्रेट कहने के लिए, तभी वो पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। दूसरी स्पेसिफिसिटी हम लोग देखते हैं कायरल सेंटर की। जिस तरह से हमने बात किया एमिनो एसिड में, तो आपको एक कायरल सेंटर दिख रहा था, कुछ ऐसे भी एमिनो एसिड मिले जिसमें आपको 2 कायरल सेंटर मिले। यहां पे इसमें मोनोसेक्राइड में भी आपको कायरल सेंटर मिल रहा है। तो यहां पे देखिए, ये कार्बन के पास तो नहीं है कायरल सेंटर, इस कार्बन के पास एक OH है, एक H है, एक पे CHO लगा है और एक पे ये ग्रुप है। तो ये तो डिफरेंट हो गया, इसके चारों वैलेंसी। तो दिस कार्बन इज कायरल कार्बन। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में एक कायरल कार्बन आपको मिलता है। तो जब भी कायरल कार्बन आएगा तो वो इनेंशियोमर शो करेगा, वो स्टीरियो आइसोमर शो करेगा। इनेंशियोमर या स्टीरियो आइसोमर एक ही चीज है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी उसी को कहते हैं। तो यानी कि अगर किसी प्लेन पोलराइज लाइट के बीच में इस ग्लिसरॉल्डिहाइड को आप रखोगे तो ये या तो उसको राइट रोटेट करेगा या उसको लेफ्ट रोटेट करेगा। दैट डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कि उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस तरफ है। अब ये देखिए, इस कायरल कार्बन पे इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में है, तो इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसको हम लोग डी फॉर्म ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड कहेंगे। तो ये डी फॉर्म हो गया। अगर यही OH इधर होता तो H इधर होता कायरल सेंटर पे, तो दिस इज L फॉर्म और सिनिस्टर फॉर्म और लियो रोटेटरी होता। ठीक, अब ये बात तो आपको क्लियर हो गई। तो अब जब भी एक कायरल सेंटर है तो कितने स्टीरियोआइसोमर बनेंगे? 2 to the power n। अब n इज द नंबर ऑफ कायरल कार्बन, तो 2 to the power 1 इज इक्वल टू 2। तो एक कायरल कार्बन है तो इसके 2 आइसोमर पॉसिबल है, डी फॉर्म और एल फॉर्म। तो यहां तो बहुत आसानी से आपने डिसाइड कर लिया कि दिस इज डी फॉर्म, दिस इज एल फॉर्म। एक डी फॉर्म होगा, एक एल फॉर्म होगा, दो जो कि क्या होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे और नॉन सुपर इंपोजेबल होंगे। इसको हम लोगों ने एमिनो एसिड में डिस्कस किया। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज आर कॉल्ड स्टीरियोआइसोमर्स। दूसरा चीज हम लोग यहां डिस्कस करते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन को, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में हम पाते हैं कि यहां कोई कायरल कार्बन है ही नहीं। ये देखिए, इस कार्बन से 2 H हो गए तो अलग अलग ग्रुप नहीं हुआ, इस भी कार्बन से लास्ट वाले से भी 2 H हो गए, भी नहीं हुआ। इस पे तो डबल बॉन्ड है तो ये कायरल कार्बन है नहीं। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि नीचे दिए हुए कौन से कार्बोहाइड्रेट में कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है? तो DHA एक एग्जांपल है जिसके पास कायरल कार्बन नहीं होता। पूछता है कि नीचे दिए हुए विकल्पों में से कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट या राइट रोटेट नहीं कर सकता। तो जिसके पास कायरल कार्बन नहीं होगा वो नहीं रोटेट कर सकता, तो DHA उसका एग्जांपल होगा। तो आइए हम लोग इस टेक्स्ट को एक बार पढ़ लेते हैं। कायरल कार्बन यूजुअली कंटेन एटलीस्ट 1 कार्बन एटम विथ 4 नॉन आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट। एक कार्बन ऐसा होगा जो 4 अनआइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट के साथ बॉन्डिंग परफॉर्म कर रहा हो। स्टीरियोआइसोमर फॉर ग्लिसरॉल्डिहाइड 2 होंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड के लिए, क्योंकि N का नंबर यहां 1 है, कायरल सेंटर प्रेजेंट है, तो 2 स्टीरियोआइसोमर D और L फॉर्म बनेंगे। DHA के पास कोई स्टीरियोआइसोमर पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज इट डू नॉट हैव अ कायरल कार्बन, क्योंकि इसके पास कोई कायरल कार्बन नहीं है। तो ये यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इस मोनोसेक्राइड के बारे में। ये देखिए, एक डी ग्लूकोज हमने बना दिया और इस डी ग्लूकोज में आपको 6 कार्बन दिख रहे हैं, C6H12O6, C6H12O6। यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, 5वां कार्बन और 6ठा कार्बन। अब इसमें अब कायरल सेंटर की बात करेंगे तो देखिए, पहला कार्बन कायरल सेंटर है, इसका 4 आइडेंटिकल ग्रुप है, अनआइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच हैं इस कार्बन से, ये भी कार्बन कायरल सेंटर है।
इससे भी 4 अनआइडेंटिकल ग्रुप अटैच हैं। ये भी कार्बन ये जो है कायरल है, जिससे तो यहां पे टोटल 4 कायरल सेंटर आपको मिल रही है। 5, ये देखिए जो छठा कार्बन है इस पे 2 H आ गए हैं। ये पहला जो कार्बन है इस पे CHO ग्रुप, मतलब O डबल बॉन्ड O और H है, तो ये भी आपका पहला और छठा को छोड़कर बाकी जितने कार्बन है वो सब कायरल है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस पे हम किस तरह से डिसाइड करेंगे। तो पहला तो स्टीरियो आइसोमर कितने पॉसिबल होंगे मोनोसेक्राइड के लिए, 2 to the power n, 2 पे 4, टोटल 16 कर लेंगे आप, ये बहुत आसान है, हाई स्कूल की मैथ है। D and L form are decided on the basis of orientation of the orientation of hydroxyl group present on the farthest chiral center। यहां पे D और L फॉर्म कैसे डिसाइड होता है, ये है फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप से सबसे दूर वाला जो कायरल सेंटर है, सबसे दूर कौन सा कायरल सेंटर है, 5वां कार्बन पे, उस पे देखते हैं कि उस पे OH का ओरिएंटेशन किधर है। उस पे अगर OH का ओरिएंटेशन राइट साइड में है तो इसको D फॉर्म कहेंगे, और अगर लेफ्ट साइड में होता तो इसको L फॉर्म कहते हैं। पहली चीज ये इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट आर मोस्टली फाउंड इन द D फॉर्म इन नेचर। कार्बोहाइड्रेट मोस्टली D फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह से अमीनो एसिड मोस्टली L फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मैंने बात की थी कि L फॉर्म अमीनो एसिड इज फाउंड इन द नेचर, D फॉर्म केवल आपका पेप्टाइडोग्लाइकान और एंटीबायोटिक्स में मिलता है। उसी तरह से डी ग्लूकोज ही मिलता है नेचर में, एल ग्लूकोज लेस स्टेबल होता है, इसलिए नेचर में सस्टेन नहीं करता है। आगे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड, टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड, जिसमें हम लोग बात करेंगे ट्रायोस यानी कि 3 कार्बन वाला C3H6O3, इंपेरिकल फार्मूला CnH2nOn आ गया। एल्डिहाइड ग्रुप है अगर तो उसको हम कहेंगे ग्लिसरल्डिहाइड, कीटोन ग्रुप है तो उसको हम कहेंगे DHA, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। टेट्रोज अगर 4 कार्बन का कंपाउंड है C4H8O4, एल्डिहाइड रखा है तो उसको कहेंगे एरिथ्रोज, कीटोन रखा होगा तो उसको कहेंगे थ्रियोज। पेंटोज 5 कार्बन का है तो उसको हम कहेंगे राइबोज, और कीटोन रखा होगा तो रिबुलोज। 5 कार्बन में आपको डीऑक्सीराइबोज भी दिखता है, तो डीऑक्सीराइबोज को यहां पे मैंने स्टार लगाया है क्योंकि डीऑक्सी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि वहां पे रिमूवल हो जाता है एक ऑक्सीजन का, सेकेंड कार्बन से रिमूवल हो जाता है। तो सेकेंड कार्बन से जब ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाएगा तो इस इंपेरिकल फार्मूला को ये फॉलो नहीं करेगा, इसीलिए मैंने इसको रेड और इंपॉर्टेंट बताया है। तो उसमें एक ऑक्सीजन कम होगी C5H10O4, ठीक है, ये याद रखिएगा। हेक्सोज, हेक्सोज C6H12O6 कहलाता है, ये ग्लूकोज बनाएगा जब एल्डिहाइड ग्रुप होगा, फ्रक्टोज कहलाएगा जब इसके पास कीटोन ग्रुप होगा। तो फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज बोथ आर आइसोमर विथ ईच अदर, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं और इसी में एक लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोनोसेक्राइड का उसको देखते हैं। ईपीमर्स क्या होते हैं? द 2 आइसोमर डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट ओनली वन स्टीरियोजेनिक सेंटर। किसी भी स्टीरियोजेनिक सेंटर पे अगर ओरिएंटेशन चेंज हो तो ऐसे 2 कंपाउंड को एक दूसरे का ईपीमर कहा जाता है। जैसे ग्लूकोज आपको दिख रहा है, बहुत देर से मैं दिखा रहा हूं ग्लूकोज। दूसरा यहां मैनोज दिखाता हूं और यहां पे देखिए सेकंड कार्बन पे ओरिएंटेशन चेंज है। सेकंड कार्बन इज स्टीरियोजेनिक, मतलब कि कायरल सेंटर है, इस कायरल सेंटर पे आपको OH का ओरिएंटेशन चेंज मिला, दिस इज कॉल्ड मैनोज। तो पूछता है मैनोज पे सेकंड कार्बन पे चेंज होता है। दूसरा ईपीमर है ग्लूकोज का गैलेक्टोज, जिसमें 4th कार्बन पे ओरिएंटेशन आपको चेंज मिलता है, देखिए 4th स्टार लगाया है। तो ये तीनों एक दूसरे के ईपीमर हैं, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर ईपीमर, ग्लूकोज एंड मैनोज आर ईपीमर, मैनोज एंड गैलेक्टोज आर ईपीमर, ठीक है। तो ये सब ईपीमर को शो कर रहे हैं। तो अभी आपने 2 चीजें देखी आइसोमेरिज्म में, स्टीरियो आइसोमर देख लिया, ईपीमर देख लिया। इसके नेक्स्ट लेसन में हम लोग एक दूसरे तरह का आइसोमेरिज्म देखेंगे, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो बने रहिए मेरे इस अनअकैडमी प्रोफाइल से, फॉलो करिए हमको ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे लेक्चर्स प्रोवाइड कर पाऊं। तो इन द लास्ट, धन्यवाद, थैंक्स।
Hello guys, I am back. I am Dr. Alok Kumar Singh, your educator on Unacademy. I have 15 years of teaching experience to teach the medical aspirants. So let's enjoy the topic formation of ring structure, anomer and mutation. तो हम लोगों ने इसके पहले 8 लेसन इस कोर्स में देख लिया था, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट को स्टार्ट कर दिया था, मोनोसेक्राइड के बारे में डिस्कस किया था, उनके कायरल सेंटर के बारे में डिस्कस किया, डी एंड एल फॉर्म को डिस्कस किया, और अब हम लोग आगे मूव करेंगे कि हमारा जो ये मोनोसेक्राइड्स हैं, ये मोनोसेक्राइड किस तरह से रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम लोग देखेंगे. तो इन सोल्यूशन द मोनोसेक्राइड्स आर नॉट प्रेजेंट इन द लीनियर फॉर्म, इट फॉर्म अ रिंग स्ट्रक्चर. तो मोनोसेक्राइड हमारे रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, और रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए जो हमारा रिएक्टिव ग्रुप है वो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है. ये जो आपको एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है कार्बन नंबर 1, वो रिएक्टिव है और ये अपने से सबसे दूर वाले कायरल सेंटर के साथ रिएक्ट करता है. ठीक है, तो फारदेस्ट कायरल सेंटर, ये जो 5वां कार्बन है, इस कार्बन से रिएक्ट करता है. तो ये याद रखिएगा कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सबसे दूर वाले कायरल सेंटर के कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करेगा. और ये देखिए कि जब ऐसा होगा तो यहाँ कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, यहाँ 2, 3, 4 और 5वें के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पास, यहाँ पर इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पास लोन पेयर है.